गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलते हैं फ्रेंड, ये है हम लोगों का आरबीडी यानी खान सर के बुक का लास्ट सेट। और बीच बीच में मैं आपको रिवीजन सेट भी देता हूँ ताकि आप टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकें। और क्योंकि वीडियो को कंटिन्यू देखते चले जाएंगे तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी हो जाता है उस सिचुएशन में। जो जो भी टफ क्वेश्चन है जो आपको फर्स्ट टाइम में याद नहीं हुआ है, सेकंड टाइम में वो डेफिनेटली याद होना चाहिए और उसके बाद फिर आप उसको लिख लीजिए। चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपको चार मीनार नज़र आ रहा है। कहाँ है? हैदराबाद में। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं प्रीति शेनॉय। ऑप्शन नंबर ए आपको नज़र आ रहा होगा, प्रीति शेनॉय, द रूल ब्रेकर्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम उत्सव आपको पूछ रहा है और आंसर क्या होगा? मेघालय, जिसकी राजधानी क्या है? शिलोंग है। तो यही आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है। अच्छा, मेघालय से रिलेटेड एक और फैक्ट है। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रतिशत वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई थी? तो किसकी हुई थी? मेघालय की हुई थी। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक आजकल अपनी जमा राशि का डैश प्रतिशत नकदी के रूप में रखते हैं। यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी लेन देन से पैसे निकालने आ सकते हैं। किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो ये डेफिनेशन बहुत ध्यान से पढ़िए। इस डेफिनेशन को बैंकिंग टर्म में SLR कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। यह वह परसेंटेज है आपके एसेट का जिसको बैंक अपने पास रखती है ताकि इमरजेंसी में कोई भी अगर इमरजेंसी हो बैंक को तो वो आप पैसे निकाल सकते हैं। तो आपसे SLR का परसेंटेज पूछ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है कि पुराना टाइप किया हुआ हो। उस समय इसका आंसर क्या 15 दे रहा है, जो कि गलत है। आज के कंडीशन में SLR का वैल्यू कितना है? 18% है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग डैश बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। तो किस तरह का बैंकिंग है? तो इसको हम लोग कहते हैं निवेश बैंकिंग। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो देखिए, दोहरी सरकार है, संविधान की सर्वोच्चता है और लिखित संविधान है। ये सब संघीय सरकार की विशेषता है। एक सदनी विधायिका, ये हमारे संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया? याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की बात करेंगे तो हमारा लोकसभा और राज्यसभा के और साथ ही साथ विधानसभा और विधान परिषद के जो इलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो वोट डाल सकते हैं। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के भी जो आपके चुनाव लड़े हुए जो कैंडिडेट होते हैं वो भाग ले सकते हैं। तो आपसे यही पूछ रहा है कि इन दोनों को कब शामिल किया गया है राष्ट्रपति के कॉलेजियम में, यानी इलेक्शन कॉलेजियम में। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, 70वां संविधान संशोधन जो है 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, इसमें ये हुई है कि दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो भी चुनाव में भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के। अच्छा, ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ये कब घोषित किया गया है, कौन से संविधान संशोधन में? तो ये हुआ है 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, 69वां संविधान संशोधन में हुआ है ये चीज़। क्लियर? तो 69 में पहले दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया और फिर 70वें में दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अवसर मिला। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम गौ कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है? जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत लोगों के माइंड में क्या आ जाएगा, या तो बिहार या यूपी आएगा, लेकिन आंसर दोनों में कोई नहीं है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा। काउ कैबिनेट कहाँ? मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, मुरले राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन में देखेंगे तो क्या क्या है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है और असम है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम में स्थित है क्या? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। और साथ ही साथ ये याद रखें कि मिजोरम का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? पहाड़ी लोगों की भूमि, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट है, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो देखिए, जो बुक है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984, इस पुस्तक के लेखक हैं सबरप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सबरप्रीत सिंह। नेक्स्ट है, खाज यानी एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से होता है? तो याद रखिएगा, खाज, खुजली, इस तरह की जो बीमारी होती है वो जनरली किससे होती है? त्वचा से होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसको एक्जिमा कहते हैं।
नेक्स्ट है भारत की महिला क्रिकेट स्मृति मंधाना क्रिकेटर किस राज्य की निवासी हैं, यानी तो पूछ रहा है कि स्मृति मंधाना किस राज्य में उनका जन्म हुआ या कहाँ से वो बिलोंग करती हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं कौन, स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन कौन से पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है। देखिए पहले सड़क बनाने के लिए हम लोग कोल तार का यूज़ करते थे, लेकिन अब इसके जगह क्या यूज़ करते हैं, बिटुमेन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिटुमेन। नेक्स्ट है डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग हैं। तो देखिए आपने पढ़ा होगा डेंड्रॉन और एक्सॉन के बारे में, और ये किसका भाग है, ये भाग है आपका तंत्रिका तंत्र का। तो तंत्रिका तंत्र का भाग है डेंड्रॉन और एक्सॉन, जब उसका फिगर देखेंगे तो वहाँ पे नेमिंग मिलेगा आपको। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है। तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी सही है। याद रखिएगा इंग्लिश इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा सा टच में रहना है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इस तरह से हिंदी में लिखे आ जाएंगे जिसमें प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बैपुर सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा ये एक लेखक हैं, और लेखक कौन है, आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, बेकोम मोहम्मद बशीर। ये एक भारतीय लेखक हैं जिनको कि बेपुर सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने मलयालम लैंग्वेज में उपन्यास लिखा। मतलब ये राइटर कहाँ के हैं, मलयालम के हैं कौन, बेकोम मोहम्मद बशीर। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि मिली है, ये कहाँ मिली है, सरदार की उपाधि मिली है बारदोली सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर ए आपको नजर आ रहा होगा, 1928 की है ये घटना, बारदोली सत्याग्रह, वहीं इनको सरदार की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट है सिरोही यानी सिरुई राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो क्या क्या है आपके पास, असम है, उड़ीसा है, मणिपुर है, पश्चिम बंगाल है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा सिरोही जो है या सिरुई राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है भारत में बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहला कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो पहला कॉटन मिल स्थापित हुआ था 1854 में, डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है, बॉम्बे में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में डैश की स्थापना की है। तो देखिए एक तो 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना हुई है, लेकिन शिशिर कुमार घोष उसके फाउंडर नहीं थे। तो शिशिर कुमार घोष ने क्या किया है, 1875 में इंडिया लीग का फॉर्मेशन किया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इंडिया लीग 1875 शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट है डैश स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है, क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को। तो याद रखिएगा राहुल द्रविड़ पहले तो याद रखिएगा भारत की इंडियन टीम में उनको द वॉल के नाम से जाना जाता है, उनका उपनाम है ना, और साथ ही साथ वो बिलोंग साउथ से करते थे। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी चिन्या स्वामी स्टेडियम का एक जो साइड है वो राहुल द्रविड़ के नाम से समर्पित किया गया है। नेक्स्ट है डैश नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, कौन सी नदी के बारे में पूछ रहा है, और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। तो नदी आपसे पूछ रहा है, आंसर क्या होगा, वैसी नदी है कौन सी, चिनाब, जो पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। नदी कौन सी, चिनाब, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है क्या, आपको भी पता होगा, बीपीएल परिवारों को मुफ्त में जो है सिलेंडर यानी गैस कनेक्शन दिया गया है ताकि उनको चूल्हे में खाना ना पकाने का नौबत आए, है ना। तो आपसे उज्ज्वला योजना की शुरुआत पूछ रहा है, तो 2016 ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश किन शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है यूनियन टेरिटरी को बता रहा है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 239A। तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो 239A जो आर्टिकल है आपका, ये इस आर्टिकल में क्या है, किसके बारे में बताया गया है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल यूनियन टेरिटरी के बारे में आर्टिकल 239 ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डैश में स्थित है। तो याद रखिएगा अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको गुरु शिखर बोला गया है। क्या बोला गया है, गुरु शिखर बोला गया है, ये ध्यान में रखेंगे। और आपसे यही पूछ रहा है कि वह किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, राजस्थान में स्थित है क्या, गुरु शिखर, जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीका वायरस रोग जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की डैश प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होती है, वायरस के कारण पूछ रहा है, और पूछ रहा है मच्छर है, तो मच्छर कौन सा है। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी एडीज जो मच्छर है इसकी वजह से क्या होता है, जीका वायरस होता है, और वायरस की वजह से क्या होता है,
बीमारी होता है, फैलता है बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, क्या कह रहा है? अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1925, 1920, 1928 और 1930। तो आंसर क्या होगा? 1920। ऑप्शन नंबर बी, इसी टाइम में जो है अवध किसान सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सितंबर 2021 में डैश ने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला होने का गर्व हासिल किया है, ऐसा किसको मिला है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे ए, अवनी लेखरा। ये क्या है? पैरालंपिक का मतलब है जो दिव्यांग लोग जो खेलते हैं गेम्स ओलंपिक, उनको क्या कहते हैं? पैरालंपिक गेम कहते हैं। सितंबर 2021 में जो हुआ है उसमें किसने जो है दो पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, अवनी लेखरा है। याद रखिएगा इनका जो संबंध है वो किससे है? शूटिंग से संबंध है इनका, है ना, निशानेबाजी से संबंधित है। कौन? अवनी लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व की डैश प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधा कर वसूल लेती थी। ऐसा टैक्सेशन प्रणाली जिसमें कि भूमि किसानों को दे दिया जाता था, सीधा किसान से लेते थे। तो ऐसा टैक्सेशन था क्या? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, और जनरली रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहली बार 1792 मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? देखिए, अगर आप चेस खेलते होंगे तो आपको शायद पता हो कि एक बार आगे बढ़ जाने के बाद आप पीछे नहीं आ सकते। ऐसा किसके साथ होता है? प्यादों के साथ होता है। ऑप्शन नंबर सी, प्यादा, जिसको इंग्लिश में पॉन कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है एग्जाम में ऐसे पॉन करके लिख के आपको दे दे, तो ध्यान होना चाहिए। पॉन का मतलब प्यादा होता है जो पीछे नहीं हट सकता चेस में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो जैसे ही भाषा आएगी तो याद रखिएगा कौन सा भाषा है आपकी किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में भी कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाओं का जिक्र है आपका 8वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। हिंदी भाषा का जिक्र किस में है? 8वें में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर डी पहले पढ़ लीजिए, चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है ने अशोक का विरोध किया। ये क्या है? ऑप्शन गलत है। ठीक है, बाकी 3 भी पढ़ लेते हैं। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था? बिंबिसार था, और उनके बेटे का नाम था सम्राट अशोक। ठीक है, अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसा राजा था जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अशोक का संबंध मौर्य वंश है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, गलत है जो पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क, है ना, द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है, द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है? या विटामिन K है, K1 है कह लीजिए या K कह लीजिए, इसका दूसरा नाम आपसे पूछ रहा है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिलोक्विनिन जो है विटामिन K का दूसरा नाम है। ठीक है, अब ये आ गया आपका कि थायमिन किसको कहते हैं? तो थायमिन कहते हैं B1 को। क्या कहते हैं? B1 को थायमिन कहते हैं। निकोटिनामाइड एसिड किसको कहते हैं? याद रखिएगा ये कहा जाता है B3 को। किसको? B3 को। और राइबोफ्लोविन किसको कहते हैं? B2 को कहते हैं। तो ये B1, B2, B3 और विटामिन K का जो है नाम क्या है? फाइलोक्विनोन है। ठीक है, फिलोक्विनोन भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमान्य ऋषि अधिकतम कितनी है? तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 3 स्कीम है। पहले का नाम क्या है? पहले का नाम शिशु है। ठीक है, दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम क्या होगा? किशोर होगा। और तीसरे का नाम क्या है? तीसरे का नाम है आपका तरुण नाम है। तो याद रखिएगा, तरुण के तहत जो है वो दिया जाता है 5 से 10 लाख तक दिया जाता है। किशोर के तहत दिया जाता है 50,000 से 50K से 5 लाख तक दिया जाता है। और शिशु के तहत 50,000 तक दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। याद रखिएगा, मुद्रा योजना में 3 तरह का लोन स्कीम है, शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1919 को डैश के विरुद्ध अहिंसक विद्रोह दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, जब जैसे 1919 आता है तो हम लोग को याद आता है जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल, और ये है कौन सा? 6 अप्रैल। तो जस्ट 7 दिन पहले की घटना है। तो 7 दिन पहले घटना भी हुई होगी उसी के विरोध में। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट, जिसको कि काला कानून कहा गया है।
उसके विरुद्ध में ये सारा कुछ हो रहा था। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके डैश के योगदान क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी सितारा देवी किस क्षेत्र में से रिलेटेड हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है कथक जो है वो है आपका, सितारा देवी का रोल है कथक में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक लौह खनिज है? तो याद रखिएगा आपसे लौह खनिज के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज जो है वो क्या है, लौह खनिज है। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है 25 होता है, और फेरस का एटॉमिक नंबर क्या है 26 है, यानी कि आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? तो वेडिंग एल्बम नामक लेखक कौन होंगे? ऑप्शन देख लीजिए गिरीश कर्नाड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यही सही होगा। गिरीश कर्नाड जो है वो वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक हैं। नेक्स्ट है देव दिवाली नामक त्यौहार निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है? तो देखिए देव दिवाली मनाया जाता है कहाँ, यूपी के वाराणसी में मनाया जाता है देव दिवाली। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है, डैश के बारे में कह रहा है कि 2 टर्मिनल वाला विद्युत निष्क्रिय घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो प्रतिरोध उत्पन्न करता है कौन? तो प्रतिरोध। आपको पता है प्रतिरोध का ऐसा सिंबल होता है। तो ये क्या है 2 टर्मिनल है, इसके बीच में ये क्या लगा रहता है, प्रतिरोध लगा रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि प्रतिरोध 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है। नेक्स्ट है जवाई बांध झवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? याद रखिएगा जवाई नदी जो है भारत में एक ही राज्य में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है? लूनी नदी। इसकी सहायक नदी है कौन? जवाई बांध, जो जवाई नदी पर स्थित है। ठीक है, यानी कि जवाई नदी पूछ रहा है किससे रिलेटेड है, किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की। नेक्स्ट है अंडर 19 गर्ल्स सिंगल में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। तस्मीन मीर, स्नेहा वर्मा, ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोनप्पा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए तस्नीम मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ान योजना के तहत और कितने हवाई अड्डों को किस वर्ष तक पुनर्विकसित करने की योजना है? तो याद रखिएगा उड़ान योजना के तहत 100 हवाई अड्डों को 2024 तक विकसित करने की योजना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किस राज्य में का अनावरण निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? याद रखिएगा स्टैचू ऑफ पीस कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में किया गया है स्टैचू ऑफ पीस। और जब पूछा जाएगा कि इसमें कौन है बेसिकली मूर्ति में, तो उनका नाम है वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। क्या नाम है? वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा 37वें जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है वो ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं गोवा। जनरली जो है नेशनल गेम्स गोवा में ही होते हैं, तो गोवा में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो हम लोगों को पता है कि एससीओ का मीटिंग इस बार कहाँ हुआ है? इंडिया में हुआ है। और एससीओ में टोटल अभी तक कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। एससीओ संघाई सहयोग संगठन 2023 की मीटिंग कहाँ? भारत में। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है 2032 में होने वाले ओलंपिक व पैरालंपिक की मेजबानी निम्नलिखित में से किसे मिली है? तो याद रखिएगा 2032 की बात कर रहा है, तो ये मिली है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ओलंपिक और पैरालंपिक कहाँ होगा? 2032 ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? तो तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना कहाँ है? खांडवा एमपी में है। कहाँ है? खांडवा एमपी में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाने की योजना चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से किस देश में भारत यूपीआई सेवाएं शुरू की है? भारत के बारे में कह रहा है कि भीम यूपीआई चली है। तो भीम यूपीआई का योजना कहाँ चला है? भूटान में चला है, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भूटान भीम यूपीआई योजना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो याद रखिएगा मलेरिया परजीवी के बारे में कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम एक मलेरिया परजीवी है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए आपको पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है। तो एमएस विंडोज़ है, मैक ओएस भी है और लिनक्स भी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है, यानी बैक्टीरिया के कारण होती है? तो ऑप्शन में देखेंगे
बड़ी माता, रेबीज, एड्स और एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स एक ऐसा चीज़ है जो कि बैक्टीरिया से होता है, बाकी एड्स हो गया, रेबीज हो गया, बड़ी माता हो गया, सभी क्या है, वायरस है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा। सबसे पहला छोटा जो इकाई है वो क्या है, केबी है, किलोबाइट है। फिर क्या होता है, एमबी होता है, मेगाबाइट होता है। फिर जीबी होता है, गीगाबाइट होता है। फिर टीबी होता है, टेराबाइट होता है। फिर पीबी होता है, पेटाबाइट होता है, ठीक है। फिर इसी तरह से ऑक्साबाइट, योट्टाबाइट, जेट्टाबाइट, ऐसे करके आगे चला है। तो ऑप्शन में पूछ रहा है एमबी, तो मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है, याद रखिएगा एप्पल एक उपग्रह है, किस प्रकार का उपग्रह है, तो टेलीकम्युनिकेशन उपग्रह है, संचार उपग्रह है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड के रूप में बदलने के लिए किया जाता है, रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है कौन, तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आयरोव टूना क्या है, तो याद रखेंगे आयरोव टूना है अधोजल ड्रोन, यानी कि एक ऐसा ड्रोन जो पानी के अंदर मूवमेंट कर सकता है। फुल फॉर्म क्या है, आई रोव टूना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो किस बीमारी के कारण होता है, किस विटामिन की कमी के कारण, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, विटामिन B9 इसकी वजह से होता है। कौन सा बीमारी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और याद रखिएगा विटामिन B9 को फॉलिक एसिड भी कहा जाता है, याद रखिएगा विटामिन B9, फॉलिक एसिड, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। देखिए आइसोटोप किसको कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं समभारी को, समस्थानिक को, ठीक है, जिसका कि एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक वेट डिफरेंट हो। ऑप्शन में क्या क्या है, कार्बन 14, आयोडीन 131, स्ट्रोंशियम 89 और फास्फोरस 32। याद रखिएगा जो लिखा हुआ है ये सब क्या है, इनका एटॉमिक मास है। तो जो मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर है इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रोंशियम 89 होगा, ठीक है। इसका जब एटॉमिक वेट की बात करेंगे एटॉमिक नंबर का, तो 38 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, और 89 इसका एटॉमिक मास है। मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर, स्ट्रोंशियम, ऐसे याद कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज के बारे में पूछ रहा है, और आप ऑप्शन में देखेंगे चांदी है, प्लेटिनम है, लोहा है। ऑप्शन नंबर बी, गंधक जो है वो क्या है, एक अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है। देखिए अभी मैंने कम्युनिटी में भी इस क्वेश्चन को डाला था, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है क्लॉक स्पीड से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्लॉक स्पीड माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। तो पूछ रहा है इस नियम को क्या कहते हैं, तो इस नियम को, मेरे हिसाब से इस नियम को सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, न्यूटन गति का दूसरा नियम कहते हैं इसको, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित वेब ब्राउजरों में से कौन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब कि आप उसमें कोई भी तरह का चेंजेस कर सकते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा भी है, सफारी भी है। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, मोजिला फायरफॉक्स जो है वो एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट है, एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार, एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया गया है। तो देखिए आप देखेंगे रीसेट 2B ये एक उपग्रह है, इसमें उपयोग किया गया है एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार। वंस मोर मैं कहूँगा, उपग्रह का मतलब सैटेलाइट के बारे में बात कर रहा है, किस सैटेलाइट में इसका यूज़ किया गया है, रीसेट 2B सैटेलाइट का नाम है। नेक्स्ट है, डैश एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड आपका कौन सा है जिसमें कि सल्फर होगा, ऑप्शन नंबर क्या है डी, सिस्टीन क्या है, एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। नेक्स्ट है, एक सुक्रोज अणु में डैश कार्बन परमाणु होते हैं, तो याद रखिएगा सुक्रोज में जो है वो 12 कार्बन परमाणु होगा, ऑप्शन नंबर डी जो आंसर है वो सही होगा 12, क्योंकि ये क्या है, एक डाइसैकराइड होता है सुक्रोज। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया है, मतलब किस वर्ष जो है परम 8000 लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा 1991, इस समय जो है परम 8000 सुपर कंप्यूटर पहली बार लॉन्च किया गया था। और जब 1991 की बात करेंगे तो एलपीजी आप याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये भी 1991 की ही घटना है जो इनेक्ट होते होते 1992 आ गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। देखिए ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है सब्लिमेशन,
सब्लिमेशन का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ जो है ठोस से सीधा गैस में बदल जाए, सॉलिड ना रहे। तो ऑप्शन नंबर ए आपको नज़र आ रहा होगा। आयोडीन जो है वो क्या है, ऊर्ध्वाधन प्रतिक्रिया से गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है। देखिए अभी हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर को देखा था क्लॉक स्पीड, अभी कह रहा है सीपीयू का, तो सीपीयू का स्पीड माना जाता है मेगाहर्ट्ज में। ठीक है, मेगाहर्ट्ज सीपीयू का स्पीड है। नेक्स्ट है -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान में किसके बराबर होगा। तो देखिए हम लोग को पता है कि 0 केल्विन इज इक्वल टू होता है 273.15 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है केल्विन। तो हम लोग इस केल्विन को जब डिग्री सेल्सियस को माइनस में लेके चले जाएंगे तो केल्विन क्या होगा, 0 पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आंसर होगा। ठीक है, आप बस ये याद रखेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू इतना ही क्या होता है, केल्विन होता है, ये ध्यान में रखेंगे। आंसर क्या होगा, 0 केल्विन होगा। नेक्स्ट है भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो देखिए स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है भारत में, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और स्थानीय स्वशासन लागू कब हुआ है, 1882 में लागू हुआ है स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचित करके, यानी आवास योजना को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है। तो याद रखिएगा किसको चेंज किया गया है, इंदिरा आवास योजना को चेंज करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस कर दी। देखिए अभी हम लोगों ने आज के ही सेट में 1919 की घटना के बारे में चर्चा किया था, जिसको जलियांवाला बाग कह सकते हैं। और वो हुआ क्यों था, रॉलेट एक्ट की वजह से हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, और इन्होंने महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की भी उपाधि लौटाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर से शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन बेसिकली वार्धा से शुरू हुआ था, और वार्धा है कहाँ, तो ऑप्शन नंबर डी बम्बई में है क्या, वार्धा। भारत छोड़ो आंदोलन वार्धा यानी कि बम्बई से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। देखिए पूरे इतिहास में मुझे 2 जगह विष्णु शर्मा और विष्णु गुप्त 2 नाम आते हैं। तो विष्णु गुप्त जो है, विष्णु गुप्त ये आप याद रखिएगा, ये किनका नाम है, विष्णुगुप्त नाम है चाणक्य और कौटिल्य का, जिन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखी है। और विष्णु शर्मा ने क्या लिखी है, तो विष्णु शर्मा ने ऑप्शन नंबर बी पंचतंत्र लिखा है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु, तो अभी तक ही सही 2020 नहीं, अभी भी ये चेंज नहीं हुआ है। मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी, 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, 18 वर्ष। नेक्स्ट है हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा हरित क्रांति जो है खाद्य और अनाज उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दुग्ध के लिए क्या था आपका, व्हाइट रिवोल्यूशन था, श्वेत क्रांति। मछली के लिए क्या है, नीली क्रांति है, ये ध्यान में रखेंगे। हरित क्रांति किसके, खाद्य और अनाज उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है पूना समझौता कब हस्तांतरित हुआ था। याद रखिएगा पूना पैक्ट इसको कहते हैं। पूना के यरवदा जेल में मदन मोहन मालवीय या गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर कह लीजिए, ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1932 में हुआ था पूना पैक्ट, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। याद रखिएगा बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर 1757 और 1764, हमेशा मैं याद दे लेता हूँ लोगों को। 1757 में जो है प्लासी के युद्ध में जो है बंगाल का गवर्नर कौन था, सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईवीएम का पूरा नाम क्या है। तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो हम जनरली इलेक्शंस में यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में, ये आपका क्या है, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। याद रखिएगा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री ऑप्शन में पढ़ेंगे तो राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर सी आपको नजर आएगा, राकेश शर्मा। और जब फीमेल की बात करेंगे तो कौन है, कल्पना चावला हैं, फर्स्ट फीमेल भारत से। ठीक, और राकेश शर्मा कब गए थे वो जान लीजिएगा, 1984 में गए थे, 84 में। और कल्पना चावला कब गई थी, तो कल्पना चावला गई थी थोड़ा उनके बाद गई थी, 1977 में गई थी। यानी पहले कल्पना चावला गई हैं और फिर कौन गए हैं, आपके राकेश शर्मा गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एशियाटिक सोसाइटी, सॉरी ये क्वेश्चन रहेगा विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है। तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको आता होगा, आप कमेंट बॉक्स में फटाक से टाइप कर लीजिए। याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस
5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई है। कब की गई है? 1784 में की गई है। और किनके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। किनके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा की गई है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत, इनमें से किससे संबंधित है? आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ये रिलेटेड है आपका मूलभूत नागरिक सुविधाओं से, ठीक है। जो बेसिक जो है, जो सिविल जो राइट्स है उन उससे रिलेटेड है आपका अमृत योजना। नेक्स्ट है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे बहुत ध्यान से। मेरे हिसाब से क्वेश्चन रॉन्ग है, या तो ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो रहा है। क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में भी गलत दिया हुआ है, यहाँ पर 0 कर दिया गया है इस 1 के जगह, ठीक है। थोड़ा आप लोग इसको देखिए, इसका क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस बी कितने दिन में? 10 दिन में। सेकंड कह रहा है सी अकेला 14 दिन में कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा। कितना आएगा? 70 आएगा इनका एलसीएम, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे ए और बी का क्षमता कितना? 7 और सी का क्षमता कितना? 5। 14 5 जा 70। अब कह रहा है कि 3/5 भाग को पूरा करना है। तो 70 का पहले 3/5 क्या होगा? तो 70 का 3/5, 5 से कटेगा 14 3 जा 42 हो जाएगा। और तीनों मिल के बोल रहा है ना, एबीसी साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो 7 और 5 कितना होगा? 12 होगा। तो 42/12 आपसे कह रहा है। 7 से काटिएगा या 6 से काटिएगा? 6 7 42 और 6 दूनी 12, 7/2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। 7/2 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए, ये था हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन। आई होप सो आपको सेट में मज़ा आ रहा हो। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।